प्रेमचंद जी हैं वो अपनी कहानी बड़े घर की बेटी जो है उसका एक पात्र का नाम आनंदी रखा है। प्रेमचंद जी की जो पहली पत्नी थी वो क्या है बहुत ज्यादा ही जुबानी थी और देखने के लिए भी असुंदर थी। प्रेमचंद जी खाट पर पड़े हुए थे, इनको नींद भी नहीं आ रही थी, ना ही उठकर चल पा रहे थे, ना ही बैठ पा रहे थे। इनका पेट जो है बहुत ज्यादा ही फूल गया था, रंग जो है पीला पड़ गया था। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए गद्य मंजूषा है, इसका जो 7वां पाठ है, लम्ही में जन्म एवं अंतिम बीमारी, इसी पाठ के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। इस पाठ के जो लेखक है अमृत राय, इनके बारे में पहले संक्षिप्त में हम जानेंगे। अमृत राय ये प्रेमचंद जी के पुत्र है। इन्होंने प्रेमचंद जी के बारे में ही इस पाठ में लिखा है। अमृत राय जो है, इनका जन्म 15 अगस्त 1921 में कानपुर में हुआ था और इनकी जो प्रमुख रचना है उपबीज, नागफनी का देश, हाथी का दांत, जीवन के पहलू, लाल धरती आदि। इनकी कहानी संग्रह है कस्बे का एक दिन और भोर का दिन, कटघरे, गीली मिट्टी, यात्रा और सुबह के रंग आदि। और इनकी मृत्यु जो है वो 14 अगस्त 1996 में हुआ। यानी इनकी मृत्यु जो है वो 14 अगस्त 1996 में इनकी मृत्यु हुई। 14 अगस्त 1996 में इनकी मृत्यु हुई। मुंशी प्रेमचंद जी, इन्हीं के बारे में अमृत राय जी ने लिखा है। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे थे। यहाँ पर पहले तो आपके पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि उनके जो दादा परदादा या उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से लम्ही में ही आकर क्या है अपना जो डाकघर में जो काम करते हैं वहां किस प्रकार से काम किया, इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर गुरसहाय लाल जो प्रेमचंद जी के जो दादा थे, वो पहले लम्ही के पास एरा नामक एक गांव में रहा करते थे। इसके बाद वो लम्ही आए। यहाँ पर आकर उन्होंने कुछ जमीन बनाई। फिर इनके 4 बेटे थे, तो इनमें से जो दूसरा इनका बेटा था वो क्या है महावीर सिंह, वो बहुत ज्यादा ही हट्टा कट्ठा था। गुरसहाय लाल को अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम था और वो क्या है पहलवान भी थे। और जब भी गुरसहाय लाल अपनी पत्नी को पीटते तो इनका जो दूसरा बेटा था महावीर, यही उनको क्या है कभी भी उनको रोकता। इस तरह से जो जिसका शरीर हष्ट पुष्ट हो उसी को सब कुछ मिलता है। जब गुरसहाय लाल ने सारी जायदाद इनकी जो है अपने दूसरे बेटे के नाम कर देते हैं, अजायब राय, और इनके जो बड़े भाई थे और जो चौथा भाई था वो क्या है वहीं पर डाक में इनको काम मिलता है। तब से वो वहीं लम्ही में रहकर डाक यानी पोस्ट ऑफिस में वो काम करने लगते हैं। वहां पर वो सिर्फ क्या है चिट्ठियों को पहुंचाना ही नहीं, दूसरों की चिट्ठियों को लिखना, बहुत सारे काम जो है इनको वहां पर करने पड़ते थे। लम्ही में दादा इस तरह से यहाँ पर आकर बसे हुए थे। इनके पिता भी लम्ही में तभी आए थे। ये एक कार्यस्थ परिवार से थे। तो यहाँ पर देखिए बनारस शहर के आजमगढ़ मार्ग पर लम्ही नाम का एक छोटा सा गांव, उस गांव में 31 जुलाई 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उनके चाचा उन्हें नवाब कहा करते थे। इनके पिता अजायब राय डाक खाने के क्लर्क थे। इनकी माँ का नाम आनंदी देवी था। अपनी माँ से प्रेरित होकर ही इन्होंने बड़े घर की बेटी कहानी का पात्र रचा था। जब प्रेमचंद मासूम थे तभी माँ चल बसी। वह अपनी माता पिता की चौथी संतान थे। उनसे पहले 3 बेटियां हुई थी, जिसमें से 2 बचपन में ही मर गई, जबकि संगी जीवित रही। तो यहाँ पर
बनारस शहर के जो आजमगढ़ मार्ग पर, जो कि लम्ही लम्ही नामक का एक छोटा सा गांव है, वहां पर जो है 31 जुलाई 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर जो इनकी माता थी, आनंदी के जो पिता थे, प्रेमचंद जी के जो नाना थे, वो भी बहुत ही सुंदर थे। इसीलिए उनकी जो आनंदी है वो बहुत ही सुंदर, सुशील और जो है बहुत ज्यादा ही दूसरों पर दया करने वाली एक महिला थी। जब भी इनको कोई संतान होती तो वो क्या है कुछ ही दिन में क्या है चल बसती थी। तो क्या है प्रेमचंद जी जो इनके माता पिता की चौथी संतान थी। इनकी पहले 3 संतानें हुई, उनमें से 2 जो संतान थी वो चल बसी थी और तीसरी इनकी जो बहन थी वो जीवित थी। यहाँ पर आनंदी जो है वो एक बहुत सुशील और बहुत सुंदर, इनकी माता जो है इनसे प्रभावित होकर जो प्रेमचंद जी हैं वो अपनी कहानी बड़े घर की बेटी जो है उसका एक पात्र का नाम आनंदी रखा है। अजय राय जो है इनके पिता, वो भी बहुत ज्यादा ही दयालु और दूसरों को जो है बहुत ज्यादा ही मदद करने वाले एक व्यक्ति थे। और अपने ही सगे संबंधियों में अपने ही भाई का जब बहुत ही कम समय में ही देहांत हो जाता है, उनके बच्चों की, उनके पत्नी की देखरेख भी यही करना पड़ता है और इनके रिश्तेदार में भी कोई चल बसता है तो उनकी भी देखरेख ये करते हैं। इस तरह के एक दयालु व्यक्ति इनके पिता थे। तो वो क्या है डाक में क्लर्क थे और उनकी जो वेतन आता था उसी में इनका परिवार और जो इनकी जिम्मेदारी थी, बहुत सारे लोगों की जो ये मदद करते थे उसी वेतन में ये किया करते थे। यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जब वो बहुत ही मासूम थे उसी वक्त इनकी माता का देहांत हो जाता है। ये अपने माता पिता की चौथी संतान थी। कहा जाता है कि जो 3 लड़कियों पर जन्म लेने वाला जो लड़का होता है वो होने पर उनके घर में बहुत सारी कुछ ना कुछ बुरा होता है, ऐसी भी उस गांव में मान्यता थी। तो यहाँ पर 2 लड़कियों के मरने के बाद जो तीसरी इनकी बहन थी, उस बहन से मुंशी प्रेमचंद जी बहुत प्रेम करते थे और मुंशी प्रेमचंद जी का भी ज्यादा ख्याल उसी बहन ने रखा था। वह जब 6 वर्ष के थे उन्हें लालगंज गांव के एक मौलवी के घर फारसी और उर्दू पढ़ने भेजा। उनको सबसे अधिक प्यार अपनी बहन से मिला। जब बहन भी विदा होकर ससुराल चली गई, वह अकेले हो गए। सूने घर में उन्होंने खुद को कहानियां पढ़ने में व्यस्त कर लिया। 15 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद प्रेमचंद बनारस के निकट चुनार के स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगे, साथ ही बीए की पढ़ाई भी। बाद में इन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, जिन्होंने प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। 16 जून 1936 को सख्त धूप थी। 3 बजे मुंशी जी प्रेस के लिए कागज का इंतजाम करने शहर गए हुए थे। 6 बजे गए। यहाँ पर देखिए मुंशी प्रेमचंद जी जब 6 वर्ष के होते हैं, उनको क्या है वहां पर जो लालगंज जो गांव है वहां पर एक मौलवी के घर भेजा जाता है। वहां पर वो क्या है फारसी और उर्दू सीखते हैं। उन मौलवी के पास फारसी और उर्दू सीखने के लिए भेजा जाता है, वो वहां पर सीखते हैं। फिर उनको सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बहन का मिला। जब विवाह बहन का हो जाता है, वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है, तो प्रेमचंद जी यहाँ पर अकेले हो जाते हैं। जब इनकी बहन अपने ससुराल चली जाती है, तब प्रेमचंद जी अकेले हो जाते हैं। वो अपने आप को कहानियां पढ़ने में क्या है बहुत ज्यादा ही व्यस्त रख लेते हैं। इस तरह से क्या है कहानियां पढ़ने में अपने आप को व्यस्त रख लेते हैं प्रेमचंद जी। फिर 15 साल की उम्र में इनका विवाह होता है। कहा जाता है कि प्रेमचंद जी की जो पहली पत्नी थी वो क्या है बहुत ज्यादा ही जुबानी थी और देखने के लिए भी सुंदर थी और इनसे भी बड़ी उम्र की थी। कहीं पर कहा जाता है कि इनकी
जो पत्नी का देहांत हो गया। कहीं पर यह भी सुनने में आता है कि इनकी पत्नी जो है वो कहे अपने मैके वापस चली गई। इसके बाद जो है प्रेमचंद जी बनारस के निकट जो चुनार है वहां पर एक स्कूल शिक्षक की नौकरी पाते हैं। स्कूल शिक्षक की नौकरी करते करते उन्होंने अपनी बीए की डिग्री को पास की, बीए की परीक्षा को पास की और इन्होंने वहीं पर एक बाल विधवा जिसका नाम शिवरानी देवी है उनसे विवाह किया। शिवरानी देवी से विवाह वो करते हैं जिन्होंने प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर 16 जून 1936 को सख्त धूप थी। 16 जून 1936 को सख्त धूप थी। प्रेमचंद जी अपने प्रेस के लिए पेपर कागज का इंतजाम करने के लिए शहर चले जाते हैं। पत्नी ने पूछा तो कहा शहर चला गया था, फिर वहां बैठक में चले गए और 9 बजे तक काम करते रहे। खाना खाने बैठे तो मुश्किल से एक रोटी खाई, बोले मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। फिर वह अपने कमरे में चले गए। जब पत्नी पानी देने पहुंची तो देखा वो कुछ लिख रहे थे और वे बतलाते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है और वह खै करने लगे। फिर दोबारा वे खै करने लगे। उसी दिन उनको खून के दस्त आने लगे। उस दिन से उन्होंने ना भर पेट खाया ना भर नींद सोए और 25 जून 2:30 बजे रात मुंशी जी ने कहा बेटा थुन्नू जरा पंखा खोल दो। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी जब अपने प्रेस के लिए कागज लाने के लिए जो शहर चले गए थे, जब वापस आते हैं इनकी पत्नी पूछती है कि कहाँ चले गए थे, तो ये बताते हैं कि तुम सोई हुई थी, तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा, मैं शहर गया था कागज लाने के लिए। बहुत ज्यादा ही सख्त धूप थी और पैरों को झुलसाने वाली ऐसी धूप में, ऐसी गर्मी में क्यों गए, इस तरह से उनकी पत्नी पूछती है और कहती है कि शाम में भी तो ये काम के लिए जा सकते थे शहर, आपने दोपहर के समय इन्हीं सख्त धूप में क्यों गए, जो कि पैरों को झुलसा देने वाली, शरीर को झुलसाने वाली ऐसी धूप है, आप क्यों गए, इस तरह से पूछती है। तो प्रेमचंद जी उस पर कहें वो बताते हैं कि हाँ प्रेस के लिए काम था इसीलिए मैं चला गया, इस तरह से कहते हुए वो अपने कमरे में चले जाते हैं। जब वो खाने के लिए फिर आते हैं, जब खाने के लिए बैठते हैं तो बहुत मुश्किल से सिर्फ एक ही रोटी खा पाते हैं और वो कहें वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जब इनकी पत्नी उन प्रेमचंद जी को पानी देने के लिए जाती है तो प्रेमचंद जी जो है इनसे कहते हैं कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। फिर वो खे करने लगते हैं। फिर कहे दोबारा फिर वो खे करते हैं। फिर उसी रात से उनको खून की दस्त शुरू हो जाती है। फिर 25 जून 2:30 बजे रात मुंशी जी ने कहा बेटा धुन्नू पंखा खोल दो। यानी उनको इतनी गर्मी लग रही थी, साथ ही साथ क्या है उनको खून की दस्तें हो रही थी, पेट में दर्द था और वो खे भी करने लगे थे। बड़ी गर्मी हो रही है। छोटा लड़का भागता हुआ अपनी माँ के कमरे में गया और बोला अम्मा बाबूजी को खे हुई है। तो जब वो आई खून के खे देखी तो सिहर उठी। उस दिन से वे जगते पड़े रहते। इसके बाद जब अपने बेटे को कहते हैं कि पंखा खोल दो तो बेटा भागता हुआ अपनी माँ के कमरे में जाता है और कहता है कि पिताजी को खे हो रहे हैं। जब वहां पर शिवरानी देवी आती है तो जो प्रेमचंद जी खून की खे कर रहे थे उसे देखकर वो शहर जाती है, वो काम जाती है। फिर उसी दिन से जो है प्रेमचंद जी को हमेशा वो जगते पड़े रहते, ना ही उनको बैठने के लिए होता, ना ही सोने के लिए, ना ही वो कुछ खा पाते थे। इस तरह से सख्त बीमार हो गए थे। 25 अगस्त 2:30 बजे रात शिवरानी देवी लिखती है अगस्त महीने की 25 तारीख को 2 बजे मैं जाग रही थी। उस दिन सुबह से चिंतित थी। बार बार मेरी दृष्टि घड़ी पर जाती, बार बार ईश्वर से प्रार्थना करती कि दया कर भगवान,
तभी मुंशी प्रेमचंद ने फिर से खून का ख़ै किया और बतलाया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो यहाँ पर जो है फिर से, जबकि 25 अगस्त 2:30 बजे रात जो है वो शिवरानी देवी को नींद नहीं आ रही थी। वो जगी पड़ी थी। उसी वक्त जो है उसे बहुत ज्यादा सुबह से ही चिंता लगी हुई थी। बार बार वो घड़ी की ओर देखती और क्या है भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। फिर वो खून के ख़ै करना शुरू कर देते हैं। इसे देखकर शिवरानी देवी घबरा जाती है। फिर मुंशी प्रेमचंद जी खून के ख़ै करना शुरू कर देते हैं तो ये देखकर शिवरानी देवी कांप उठती है। मुंशी प्रेमचंद जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रही है। इन्हीं दिनों जैनेन्द्र जी आए। प्रेमचंद जी खाट पर पड़े थे। रोग बढ़ गया था, उठकर चल भी नहीं सकते थे। देह पीली, पेट बड़ा था, पर चेहरे पर शांति थी। मौत से पहले की रात की बात है। जैनेन्द्र जी उनके खटिये के बराबर बैठे थे। सवेरे 10 बजे उन्हें इस दुनिया पर आंख मूछ लेनी थी। उसी सवेरे जैनेन्द्र जी से बात की। चारों ओर सन्नाटा था, सब सोए हुए थे। शब्द उनके मुंह से फुसफुसाहट में निकलकर खो जाते थे। उन्हें कान से ज्यादा मन से सुनना पड़ता था। मुंशी जी अपना दाहिना हाथ आगे किया और दबाने के लिए कहा और जैनेन्द्र कहकर अपनी ओर देखा। फिर बोले, आदर्श से काम नहीं चलेगा। इन्हीं दिनों जैनेन्द्र प्रेमचंद जी के यहाँ आए हुए थे। फिर प्रेमचंद जी जो हैं वो खाट पर लेटे हुए थे। इनका चेहरा पीला पड़ गया था, पेट बहुत ज्यादा ही फूल गया था और ना ही वो चल पा रहे थे, ना ही बैठ पा रहे थे, ना ही सो पा रहे थे। इस तरह की बीमारी उनकी बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी थी और वो खाट पर ऐसे ही पड़े हुए थे। जैनेन्द्र जो है वो उनके खाट के बराबर बैठे हुए थे। जैनेन्द्र की ओर देखकर प्रेमचंद जी कहते हैं कि अपना हाथ बढ़ाकर कि दबाने के लिए कहते हैं। और जब जैनेन्द्र उनका हाथ दबा रहे थे तब जैनेन्द्र को देखकर कहते हैं कि आदर्श से काम नहीं चलेगा। मैंने कहना चाहा आदर्श। फिर मुंशी जी ने कहा, बहस ना करो, कहकर करवट लेकर आंखें मूछ ली। फिर पंखा करने को कहा। फिर 10-15 मिनट बाद बोले, जाओ सो। और पत्नी से कहा, रानी तुम मेरे पास से कहीं मत जाया करो। तुम पास बैठी रहती हो तो मुझे ठठास रहता है। सुबह हुई। मुंशी जी ने दांत मांजने के लिए खुरिया मिट्टी मुंह में ली। 2-1 बार मुंह चलाया और दांत बैठ गए। कुल्ला करने के लिए इशारा किया, फिर मुंह नहीं फैल सका। तो यहाँ पर जो है मौत के पहले की रात मुंशी जी को नींद नहीं आ रही थी। वो जैनेन्द्र से उनकी ओर देखते हुए यहाँ पर आदर्श। तभी मुंशी जी जो है उनको रोकते हैं और कहते हैं कि बहस मत करो और जाओ, जाकर सो जाओ। फिर अपनी पत्नी जो है उनसे कहते हैं कि तुम मेरे पास से कहीं मत जाया करो। तुम जब मेरे पास बैठी रहती हो तो मुझे ठठास बांधा रहता है, मेरा साहस जो है बांधा रहता है, तुम कहीं मत जाओ। इस तरह से अपनी पत्नी से कहते हैं। फिर जब सवेरा होता है तब मुंशी जी दांत साफ करने के लिए क्या है मिट्टी 2-3 बार अपने दांतों में चलाते हैं। इसके बाद क्या है उनके दांत जो है बैठ जाते हैं। वो अपना मुंह खोल नहीं पाते। इस तरह की दशा उनकी हो जाती है। उल्टी सांस चल रही थी। नवाब ने बेबस आंखों से रानी को देखा और दम उखड़ते उखड़ते भारी गूंजती आवाज में पुकारा, रानी रानी। देखिए यहाँ पर जो है जब उनके दांत बैठ गए, वो मुंह जो है फैला नहीं सक रहे थे। उसी वक्त क्या है वो उनकी सांस जो है उल्टी चल रही थी और उनका दम अभी टूटने वाला था, अभी उनकी मृत्यु होने वाली थी। उसी समय वो पुकारने लगते हैं, रानी रानी। और जो कि इनकी पत्नी का नाम जो रानी रानी इस तरह से पुकारते हैं, इनकी पत्नी पलटकर
देखती है कि शायद इनके हाथों से वो कुल्ला करना चाहते हैं। पलटकर जब वो क्या है आती है, कुल्ला करना चाहते हैं ऐसे सोचकर, तब जो है राम किशोर ने बीच में ही इन्हीं पकड़ लिया। बहन, अब वह कहाँ रखा है? प्रेमचंद जी का देहांत हो गया था। वो दिन 8 अक्टूबर 1936 था। तो जब वो कुल्ला अपने पति को करवाने के लिए, यानी मुंशी जी को कराने के लिए वो पलटती है, तब जो है तभी राम किशोर जो है बीच में उनको रोक लेते हैं और कहते हैं कि अब वो कहाँ, यानी यहाँ पर प्रेमचंद जी की अंतिम सांस जो है वो क्या है रुक जाती है। प्रेमचंद जी का देहांत हो जाता है। वो दिन था 8 अक्टूबर 1936। 8 अक्टूबर 1936 का दिन था। इस तरह से क्या है प्रेमचंद जी जो है वो अपनी अंतिम सांस जो है इस तरह से लेते हैं। अंतिम सांस लेकर इनका देहांत हो जाता है। तो आपका पाठ इतना ही था। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।